Hello class, I hope you are doing well. So now we will discussing about the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और हमने इसके पहले एक क्लास इसकी ले चुकी है जिसमें सेक्शन आई थिंक सेक्शन 17 तक हमने कवर कर लिया है और आज हमको सेक्शन 18 से स्टार्ट करना है जो बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। तो इसके पहले एक क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वहाँ पे सेक्शन 17 तक अच्छे से शॉर्टकट में बेयर एक्ट के हिसाब से और जो जो क्वेश्चंस फ्री में आते हैं उस हिसाब से बता दिया गया है। तो आप उसको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमारा BNSS है क्या, यानी द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये क्या है, क्यों आया, कैसे आया या कब आया, ये सब इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दे देना चाहिए। तो हमारा जो द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसका इन्फोर्समेंट डेट कब है, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि 1 जुलाई ऑफ द 2024। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा संहिता है 2023 का है, लेकिन इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 2024 में है। अब इसको लाया किसकी जगह पे गया है, तो पहले हम पढ़ते थे CRPC द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था 1973 का। इसको मतलब उस लॉ को रिपील करके ही हमारा जो न्यू क्रिमिनल लॉ है द BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा, इसको इन्फोर्स किया गया है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे लॉ में मेजरली दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव, दूसरा होता है प्रोसीजरल। तो सब्सटेंटिव तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है जो है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, और इसको पहले हम क्या बोलते थे, IPC यानी इंडियन पिनल कोड, जिसमें ऑफेंस क्या है या उसके पनिशमेंट क्या है या राइट लाइबिलिटीज़ ये सब बताए जाते हैं, वो होते हैं सब्सटेंटिव। और इनको किस प्रोसीजर से गुजारना है कोर्ट में, यानी जब वो क्राइम हुआ उससे लेकर जजमेंट तक कैसे कैसे हमको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, ये चीज़ें हमारी दी हुई हैं कहाँ पे, प्रोसीजरल लॉ में। तो ये जो हमारा द भारतीय नागरिक सुरक्षा है संहिता है, ये एक हमारा प्रोसीजरल लॉ है, जैसा कि हमारा पहले CRPC था। अब भाई उसी की जगह लाया गया है, सेम टू सेम वैसा ही है, बस इसमें से चेंजेस हुए हैं तो सिर्फ टाइम पीरियड में चेंज हुआ है या कुछ नई नई चीज़ें जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि भाई 1973 में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अब उस हिसाब से आज के टाइम में जो प्रोसीजर करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आती थी, तो उस सबको देखते हुए हमारा BNSS जो है ये एक न्यू मॉडर्न यानी न्यू एरा के लिए बना हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजीज़ और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा सब वही है सारे, बस आपको सेक्शंस इधर उधर मिलेंगे, बाकी टाइम पीरियड्स कुछ इधर उधर हुए हैं, तो उसको अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे तो वो तो आ ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसका इन्फोर्समेंट डेट हमने पढ़ लिया। अब इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं हमारे, 531 इसमें टोटल सेक्शंस हैं। चैप्टर हैं इसके 39। इनेक्टमेंट वही 25 दिसंबर 2023 में इसका इनेक्टमेंट हुआ था। इन्फोर्समेंट 1 जुलाई ऑफ 2024 यानी 2024 में इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। इसमें टोटल 2 शेड्यूल दिए हुए हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस के बारे में, और सेकंड शेड्यूल जो बात करता है वो हमारा सेक्शन 522 यानी ये फॉर्म से रिलेटेड बातें करता है कि कौन सा फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा। तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो हमने इसका एप्लीकेबिलिटी देख ली, होल ऑफ इंडिया में है भाई। जम्मू कश्मीर में पहले CRPC नहीं लागू होता था, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा, तो हमारा BNSS भी जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी ऑलरेडी लागू होता है। इसके अलावा जो इसका एक्सेप्शन है वो नागालैंड से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है कि मेंटेनेंस का हो गया या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का जो चैप्टर है वो चीज़ें वहाँ पे तभी लागू होंगी जब स्टेट वहाँ पे स्टेट वहाँ पे अपना वो नोटिफिकेशन से इसको नोटिफिकेशन से इसको ओके करेगा। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा बेसिक सी जानकारी जो ऑलरेडी हमको पता है। तो अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पे जो बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सबसे पहले तो प्रोसिक्यूटर्स क्या होते हैं, तो प्रोसिक्यूटर्स एक एडवोकेट ही हैं, ठीक है, जो एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो इनरोलमेंट से जो एडवोकेट्स बनते हैं
वही आगे चल के मतलब या उनको ही अपॉइंट किया जाता है एज एन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इनको अपॉइंट कौन करता है और किसके द्वारा मतलब किसके लिए इसको अपॉइंट किया जाता है, ये चीज़ें हम जानेंगे सेक्शन नंबर 18 में। यानी ये पहले हमारे CRPC के सेक्शन नंबर 24 में दिया हुआ था, वही सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है, थोड़ा मोड़ा चेंज है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। उसके अलावा पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ पे सेक्शन 24 ही है। तो सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 में क्या बोला गया है, फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो असिस्ट करते हैं फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील अदर प्रोसीडिंग और ये देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि हाँ, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं सबसे पहले वो किस लिए अपॉइंट होते हैं, फॉर एवरी हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट में क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है। अब पूछा जा रहा है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो अथॉरिटी यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी हाई कोर्ट के लिए एक क्या कहते हैं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे अपॉइंट करेगी। कैसे, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट में जस्टिस होंगे उनके द्वारा पहले कंसल्ट किया जाएगा कि हाँ ये पर्सन है, ऐसे ऐसे पर्सन है, इनका एक्सपीरियंस इतना है या इतने ये अच्छे हैं, ऐसे ऐसे मतलब जो इनकी एलिजिबिलिटी होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, उसके आधार पे इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा, यानी यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कौन करता है, तो वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और इसके अलावा जो है यही सेम जो हमारे गवर्नमेंट है, यही सेम हमारे वन एंड मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट करते हैं फॉर एवरी हाई कोर्ट। अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनका वर्क क्या है, ये क्यों मतलब इनको क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, भाई जाहिर सी बात है, हम BNSS पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ ही होगा, है ना किसी प्रोसीजर के लिए ही इनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इनको एम क्या है, मतलब ये क्या करेंगे, अगर ये अपॉइंट क्या कर दिए जाएंगे तो इनका काम क्या होगा, तो इनका काम होगा किसी प्रोसिक्यूशन को मतलब किसी ट्रायल में किसी प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे काम करना, या किसी अपील या अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग कोर्ट में ट्रायल करना, एक तरफ से ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अब इसका जो प्रोविजो है ये हमारा न्यू जोड़ा गया है, तो आप यहाँ पे ऐसे न्यू करके लिख लेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो न्यू में क्या जोड़ा गया है कि प्रोवाइडेड फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी हमारा जो दिल्ली है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ। तो यहाँ पे दिल्ली को एक स्पेशल, एक तरफ से बोला जाए तो इनको एक स्पेशल राइट्स दे दिया गया है कि अगर दिल्ली मतलब दिल्ली स्टेट में अगर किसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी एडवोकेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट करना है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सीधा सीधा सा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये एक कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है जो कि सेंटर के अंडर में आती है ना। तो यहाँ पे जो अपॉइंट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, और किसके कंसल्टेशन के बाद, जो दिल्ली की हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उनके कंसल्टेशन के बाद ही यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंट किया जाएगा। तो ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे BNSS के हिसाब से कि अगर आप पूछ लिया गया कि भाई चलो हमारे जैसे हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, 29 स्टेट हैं, वो चलो ठीक है, दिल्ली का बताओ भाई, दिल्ली भी एक स्टेट है, अगर दिल्ली में किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो अब वहाँ पे ऑप्शन आ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या दे देंगे कि बोथ करके। तो यहाँ पे आपको मतलब क्या ट्रिक लगाना है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही आती है, कंट्रोल में ही आती है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। तो यहाँ पे भाई हमारा हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही थी। हम जानते हैं कि हाई कोर्ट जो होता है वो हमारे स्टेट का सिर्फ एक हाई कोर्ट होता है ना।
अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। जैसे कि स्टेट में हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। अब वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। थर्ड यहाँ पे बात कर रहा है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन, तो वही चीज़। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मे दिया हुआ है और यहाँ पे शैल दिया हुआ है, यानी एक तरफ से अगर हम देखें तो हमारा एपीओ वगैरह आता रहता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, है ना। अब भाई जो स्टेट वाइज पीसीएस एपीओ कंडक्ट कराती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है ना, अपने बिहाफ पे करवा रही है कि जो भी यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे वो हमारे मतलब हमारे लिए बनेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे मे भी दिया हुआ है कि बाई चांस अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट कर पा रही है तो उस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आ सकती है और किसी भी मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी क्या एडवोकेट पर्सन को ही यहाँ पे, एडवोकेट को ही यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा कि डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन अपॉइंट कर सकता है, तो यहाँ पे शैल है, मैंडेटरी है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे, बट अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। अब यहाँ पे प्रोवाइजो है, provided that public prosecutor and additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be a public prosecutor or additional another। मतलब वही चीज़ कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है तो आप वहीं पे क्या कहते हैं प्रोसीडिंग्स करोगे, ऐसा नहीं है। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो एक से अधिक जगह के लिए भी किया जा सकता है। अब 4 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पहले हमारा सीआरपीसी में भी इम्पोर्टेंट था और कई बार ये हमारे एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान देना है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो डीएम होते हैं, शैल इन कंसल्टेशन विद सेशन जज prepare a panel of name of person who are in his opinion fit to be appointed as a public prosecutor or additional public prosecutor for a district। तो भाई डिस्ट्रिक्ट का जो एग्जीक्यूटिव जो सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है? हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो जो है सेशन जज से कंसल्ट करके एक पैनल प्रिपेयर करेंगे, यानी वो जो जितने भी पर्सन है एडवोकेट हैं उनका एक पूरा पैनल तैयार किया जाएगा, चाहे वो 11 हो 20 हो जितने भी हों, ठीक है, उनका नाम तैयार किया जाएगा और उसमें ये बोला जाएगा, अपना ओपिनियन दिया जाएगा कि ये जो पर्सन्स हैं ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए फिट है कि नहीं है। तो अगर पूछा मतलब वही चीज़ कि ये एग्जाम में पूछाता है कि जो पैनल है नेम ऑफ द पर्सन के लिए ये तैयार कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज। अब 5 यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट अनलेस द नेम हिज नेम अपीयर्स इन हिज पैनल। तो ये एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया गया है कि कोई भी पर्सन अनदर पर्सन यहाँ पे एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम कहाँ पे ना हो, वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना पैनल तैयार कर रहे हैं उसमें ना हो। मतलब उसी पैनल में से किसी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा, बाहर के लोगों को नहीं बनाया जा सकता है। 6 यहाँ पे बात कर रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 5, यानी सबसेक्शन 5 में जो लिखा हुआ है इस सबको किनारे कर दो, ठीक है, ये तो हमारा जनरल रूल है, इसको किनारे कर दो। इसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि वेयर इन द स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेट में अगर ऑलरेडी एक रेगुलर कैडर ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मतलब इनमें से जो कैडर हो गया, जो कैडर होगा उनमें से किसी भी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट कर सकती है। वहाँ पे किसी उस पर्सन का पैनल पे नाम होना जरूरी नहीं है, एक तरफ से ये एक्सेप्शन का काम ही करता है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब हमारा इम्पॉर्टेंट है सबसेक्शन 7 एंड 8। अब 7 में हमारा एलिजिबिलिटी बताता है कि कौन पर्सन है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएंगे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, यहाँ पे जो उनकी एलिजिबिलिटी बताई गई है वो बताई गई है 7 साल, यानी उनको 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कंटिन्यूसली इन द कोर्ट। अब 8 में यहाँ पे बताया गया है कि
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, तो सबसे पहले तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कौन करेगा, तो वो हमारे वही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। और इनकी प्रैक्टिस जो है वो 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब एक सीनियर एडवोकेट होने चाहिए ये कोर्ट में। प्रोवाइडेड द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी सबसे पहले तो ये जानिए कि जो हमारे सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं वो सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट नहीं होते हैं, वो अगेंस्ट होते हैं होल ऑफ द सोसाइटी के, है ना। इतना तो पता है कि जो भी क्राइम होते हैं उससे पूरी सोसाइटी हमारी भयभीत होती है। तो उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन होता है वो हमेशा स्टेट के द्वारा दिया जाता है, यानी जो प्रोसिक्यूशन होता है वो हमारा हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो अब कई बार क्या होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं वो अपना एक प्राइवेट लॉयर हायर कर लेते हैं, मतलब प्राइवेट एडवोकेट यहाँ पे हायर कर लेते हैं कि ये हमारे केस को देखेंगे। तो यहाँ पे उसी चीज़ का यहाँ पे प्रोवाइजो बताया जा रहा है कि अगर किसी विक्टिम ने अपने लिए कोई प्राइवेट लॉयर को हायर किया है उनके मतलब सारे प्रोसीडिंग्स के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके, क्योंकि जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगी वो भाई किसके अगेंस्ट स्टेट होगी, है ना, स्टेट के अगेंस्ट होगी। तो अब स्टेट के अगेंस्ट होगी तो वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही जाएगा। तो लेकिन जो विक्टिम के द्वारा यहाँ पे जो प्राइवेट लॉयर हायर किया गया है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम से बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, कई एविडेंसेस लाके दे सकते हैं, मतलब एक तरफ से जो असिस्टेंट का काम होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारा ये बताता है। अब 9 में एक चेंज हुआ है, यहाँ हमारा पहले प्लीडर लिखा होता था, अब ये एडवोकेट हो गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें यही सब इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आते हैं सेक्शन 19 जो बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट गवर्नमेंट हमेशा अपॉइंट करती है। एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। अब इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे JMFC और JMSC है, ठीक है। मतलब जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यहाँ की जो प्रोसीडिंग्स जो कंडक्ट होती हैं उनको कंडक्ट करने के लिए हमारा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे क्या अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए वेरियस वैकेंसीज निकलती हैं जिसको हम कभी कभी APP के नाम से भी जानते हैं, है ना। अभी शायद दिल्ली की आई भी थी APP। तो एग्ज़ाम वगैरह दे के इन्हें क्वालिफाई किए जाते हैं। अब 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक पावर दी गई है कि अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सीन में आ सकती है। अब यहाँ पे 3 क्या बात कर रहा है कि विदाउट प्री जुडाइज्ड प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 1-2 where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case, the district magistrate, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लाया गया है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज of the case of that case after giving notice of 14 days to the state government। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो कोई ऐसा पर्टिकुलर केस है जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको ये पावर दी गई है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उनको चार्ज भी दिया जाएगा इस चीज़ का कि आपके पास पूरी पावर है कि आप एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह आप वर्क करो, मतलब पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उनको कंडक्ट करो। लेकिन इसके पहले उनको क्या काम करना पड़ेगा कि एक 14 डेज की नोटिस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे केस हो गए हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे केस हो गए हैं कि किसी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ पे या तो अपॉइंट करो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे खुद अपॉइंट कर देंगे आफ्टर 14 डेज। प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी ये एग्जाम में पूछा भी जाता है।
तो ये जो प्रोवाइसो है ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब एनी अदर पर्सन में तो भाई बहुत लोग आ जाएंगे। एडवोकेट आ सकता है, एक प्राइवेट पर्सन आ सकता है, पुलिस ऑफिसर आ सकता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ सकता है ना, जो उस केस से रिलेटेड हो, जिसको मतलब जो एक अच्छा क्या कहते हैं, मतलब प्रोसीडिंग्स कर सकता हो, जानकार इंसान एक तरफ से बोला जाए तो। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो भी दिया हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं है अपॉइंट होने के लिए एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कब? जब वो मतलब जो जिस केस के बिहाफ में उनको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में उनका हाथ हो, मतलब उन्होंने पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन किया हो, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। पहले बात तो ये। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है तो उनको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे रैंक ऑफ इंस्पेक्टर से अपर होना चाहिए या तो इंस्पेक्टर होना चाहिए, उन्हीं को यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 9। अब आता है सेक्शन नंबर 20, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो हमारा पहले सेक्शन CRPC के सेक्शन 225A में दिया हुआ था, जिसको लाया गया था 2005 के अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये तो हमारा CRPC वाला हो गया। अब सेम टू सेम हमारा 20 में रख दिया गया है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है और ये आई थिंक उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। बस इसका एक तरफ से देखा जाए तो इंडेक्शन पूछा जाता है कि हाँ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहाँ दिया हुआ है, तो इसको फटाफट पढ़ते हैं। सेम टू सेम है, अगर आपने CRPC पढ़ा होगा तो वैसे ही ये भी है। तो सेक्शन 20 बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश a directorate of prosecution in the state consisting a director of prosecution and as many deputy director of prosecution। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश करेगी फॉर एवरी स्टेट, मतलब अपने खुद के स्टेट के लिए एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें एक डायरेक्टर होंगे और एक डिप्टी डायरेक्टर होंगे। मतलब एक नहीं, मेनी डिप्टी डायरेक्टर होंगे, एक डायरेक्टर और कई सारे डिप्टी डायरेक्टर होंगे। अब ये हो गया हमारा स्टेट से रिलेटेड। अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट करेगी, जहाँ पे कई सारे डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। तो एक तो हमारा स्टेट के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, दूसरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सेकंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करता है कि जो डायरेक्टर होंगे या जो डिप्टी डायरेक्टर होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, वो कैसे कैसे एलिजिबल होंगे। तो एज अ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के लिए और डिप्टी डायरेक्टर के लिए, इफ़ ही हैज़ प्रैक्टिस एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर्स और हैज़ बिन अ सेशन जज, या तो वो 15 साल की उनकी एडवोकेसी हो, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली अगर उन्होंने 15 साल तक एडवोकेसी की हुई है किसी भी कोर्ट में, तब वो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बनने के एलिजिबल है, या तो वो सेशन जज रह चुके हों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी। दूसरा हमारा असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के यहाँ पे 7 साल की टाइम लिमिट दी गई है, मतलब उनको 7 साल के लिए एडवोकेसी होनी चाहिए, मतलब उनकी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या तो वो 7 साल की प्रैक्टिस किए हों या वो JMF से रह चुके हों, यानी या तो वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रह चुके हों। मतलब रह चुके हों, यहाँ पे हैज़ बीन लिखा है, ये नहीं कि वो हों, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली, मतलब स्टिल गोइंग ऑन इन द रैंक ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब वो अभी मजिस्ट्रेट हैं और उनको उठा के बना दो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, नहीं, मतलब वो इस पद पे रह चुके हों पहले, अब नहीं है तो अब उनको इस काबिल है कि उनको बना दिया जाए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि इसका काम क्या होता है, यानी जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है जिसको इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, ये हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी ये पूरे जो प्रोसिक्यूशन होते हैं उनका एक डिपार्टमेंट होता है, उसको ये कंट्रोल करता है, इसलिए ये इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अलावा और यहाँ बात करता है एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सब ऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। वही चीज़ कि यहाँ पे
बताया गया है कि सब ऑर्डिनेट कौन होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, डायरेक्टर सबसे ऊंचे हैं, है ना, डायरेक्टर सबसे बड़े हैं। तो डायरेक्टर के अंडर कंट्रोल में यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर भी होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर भी होंगे। और यहाँ पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे वो डायरेक्ट कंट्रोल में किसके होंगे, हमारे डिप्टी डायरेक्टर के कंट्रोल में होंगे, और फिर उसके बाद वो डायरेक्टर के कंट्रोल में होंगे। तो ये हमारा सेक्शन 4 बोल रहा है। सेक्शन 5 हमारा बात कर रहा है कि एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट या क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके कंट्रोल में होंगे। सबसेक्शन नंबर ये कंडक्टेड केस इन द हाई कोर्ट शैल बी सब ऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना, अभी आगे ही पढ़े हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर कौन होता है, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कौन होता है। तो ये सब किसके अंडर कंट्रोल में रहेंगे, हमारे डायरेक्टर के कंट्रोल में रहेंगे। ये पूछा जा सकता है एग्जाम। अब 6 यहाँ बात करता है कि ये तो हाई कोर्ट हो गया है ना, यानी हाई कोर्ट का अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो वो डायरेक्टली डायरेक्टर के अंडर में रहेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट का कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल है या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो वो किसके सब ऑर्डिनेट रहेगा, वो हमारा रहेगा डिप्टी डायरेक्टर के या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर में रहेगा, मतलब उनके कंट्रोल में रहेगा। 7 यहाँ बात करते हैं द पावर एंड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी इन द मॉनिटर केस in which offences are punishable for 10 years or more or with life imprisonment or with death। तो यहाँ पे डायरेक्टर का जो वो बताया गया है कि एक तरफ से इनकी जो पावर्स होंगी कि ये किस केस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो केसेस यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा होंगे या 10 साल जिनकी सज़ा होगी, अब भाई 10 साल जिनकी सज़ा है और 10 साल से ज़्यादा हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा और डेथ पेनल्टी होगी। तो अगर ये जो हीनियस केसेस होते हैं वो किसके अंडर में होंगे, वो हमेशा डायरेक्टर के अंडर में होंगे। अब इसके अलावा जो 10 साल से कम है, मतलब जिनकी सज़ा, जिन ऑफेंसेस की सज़ा 10 साल से कम है, वो किसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, वो किया जाएगा हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा। 9 यहाँ पे बात करते हैं द फंक्शन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल टू बी मॉनिटर केसेस लेस देन 7। तो अब ये हमारा डिप्टी हो गया। यहाँ पे असिस्टेंट की बात कर दी गई है कि जो ऑफेंसेस 7 साल से कम जिनकी सज़ा है वो कौन मॉनिटर करेगा, हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मॉनिटर करेगा। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या है, the provision of this section shall not apply to Advocate General of State while performing the function of public prosecutor। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं वो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूशन यहाँ पे कंडक्ट करते हैं कोई भी प्रोसीडिंग्स, किसके बिहाफ पे, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो अगर यहाँ पे कोई भी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यहाँ पे अगर कोई प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमारा सेक्शन 20 अप्लाई नहीं होगा। एक तरफ से ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चार्ट है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली। तो ये हमारा जो अभी हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 20 उसी का पूरा चार्ट है कि स्टेट एक मतलब स्टेट में हमारा इस्टेब्लिश होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश होता है, स्टेट में हमारा डायरेक्टरेट होता है, एक डिप्टी डायरेक्टरेट होता है, डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक डिप्टी होता है, एक असिस्टेंट होता है। इसके अलावा जो डायरेक्टर होता है वो 10 साल से ज़्यादा जो ऑफेंसेस होते हैं वो मॉनिटर करता है। जो डिप्टी होता है वो हमारा जो 10 साल से कम होते हैं केसेस उनको मॉनिटर करता है। और इन दोनों को बनने के लिए यहाँ पे 15 साल की प्रैक्टिस चाहिए या तो सेशन जज होना चाहिए। वहीं हमारा असिस्टेंट होता है तो ये 7 साल से जो कम होते हैं उनको ये केसेस देखते हैं। इसके अलावा जो इनकी एलिजिबिलिटी होती है ये 7 साल की प्रैक्टिस होती है और या तो ये JMFC होने चाहिए। तो ये एक चार्ट के माध्यम से है कि आपको ये हमेशा याद रहे। इसके अलावा अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में जो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट्स, यानी सेक्शन नंबर 21 से 29 तक हमको बताया जाएगा कि जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जैसा कि हमने सेक्शन 4 में पढ़ ही रखा है कि
वही चीज़ कि सॉरी सेक्शन 6 में हमने पढ़ रखा है कि जो पावर ऑफ कोर्ट्स मतलब कितने कोर्ट्स होते हैं हमारे, कितने क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, यानी हमारा सेशन कोर्ट हो गया, जेएमएफसी हो गया, जेएमएससी हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया। तो उनके क्या क्या पावर्स हैं ये हमको चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलेगा। तो सेक्शन नंबर 21 बात करता है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। तो ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो, और मैं कोशिश करूँगी कि अगली क्लास में ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए और चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर दें। तो आज की क्लास में मुझे मतलब आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके पहले भी मैंने अपना BNS कंप्लीट कर रखा है, यानी जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो कंप्लीटेड है। हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके लाया गया है वो भी कंप्लीटेड है फॉर द बेयर एक्ट, मतलब पूरा बेयर एक्ट के हिसाब से, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक एक की वर्ड समझाते हुए। तो आप उसको जाके एक बार रिफ़र कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एग्ज़ाम हमारे आने ही वाले हैं, तो आई होप कि वो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करे। तो थैंक यू फॉर लविंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरी कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, और आई होप कि नेक्स्ट क्लासेस जल्दी ही आए, या फिर कल परसों में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्लासेस अपनी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बी सेफ एवरी डे। थैंक यू।